हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे विक्टोरियन पीरियड के बारे में। हम विक्टोरियन पीरियड के बारे में बात करेंगे जो शुरू हुआ था 1837 से एंड इसका लास्ट हुआ था 1901 तक। ये जो विक्टोरियन पीरियड है ये शुरू हुआ था विक्टोरिया क्वीन के साथ। जब विक्टोरियन क्वीन थी जो वो जब ब्रिटिश राजगद्दी पर बैठी तो विक्टोरियन पीरियड के नाम से इसे बोला गया है। The Victorian age 1837 to 1901 was the next golden period of Britain after the Elizabethan age. एलिजाबेथन एज के बाद इसे सबसे इम्पोर्टेंट और गोल्डन एज माना जाता है। इसका कारण मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला कारण इसका ये है कि इस एज में कोई भी जो बड़े बड़े युद्ध थे वो नहीं हुए थे, यानी कि इस पीरियड में बिल्कुल शांति थी और इसमें प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा हुई थी, यानी कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार, स्टीम इंजन का आविष्कार, कंप्यूटर, फ़ोन, बहुत सारे आविष्कार इस पीरियड में हुए थे। प्रिंटिंग प्रेस के कारण इन्फ्लुएंस हुए लोग और जो नॉवेल्स थी उनकी डिमांड भी बढ़ी और जो रीडर्स थे उनकी रीडर्स की जो संख्या थी वो भी बढ़ी। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस इस पीरियड में हुए हैं, इसलिए इसे गोल्डन एज भी बोला जाता है। एलिजाबेथन एज के बाद ये नेक्स्ट गोल्डन एज माना जाता है। और इस एज में बहुत सारे हमारे पास राइटर्स हुए हैं जो बहुत अच्छे किस्म के राइटर हैं और इस एज में फेमस वर्क भी लिखे गए हैं। ये एज जो मोस्टली फेमस है वो नॉवेल्स के लिए हुई थी। हालांकि इसमें पोएम्स भी लिखी गई थी, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसमें दी गई थी नॉवेल्स के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके इन्फ्लुएंस से, यानी कि जो इस एज के राइटर्स थे वो किस किस चीज़ से इन्फ्लुएंस हुए थे, उनका वर्क जो है उन पर किस किस चीज़ का असर है। सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो इसका सबसे पहले मटेरियल डेवलपमेंट, यानी कि मैंने अभी बताया आपको बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए थे, प्रोग्रेस हुई थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी, ह्यूज इम्प्रूवमेंट्स इन टेक्नोलॉजी ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, और कमर्शियल थी वो भी बढ़ा क्योंकि कॉलोनाइज़र बढ़े थे इस टाइम पे, अलग अलग देश की यात्राएं शुरू हो गई थी। नेक्स्ट, द ग्रेट एग्जीबिशन इन ऑफ 1851 इन क्रिस्टल पैलेस वायर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स ब्रिटेन वर डिस्प्लेड। तो ग्रेट एग्जीबिशन हुआ था 1851 में, जहाँ पर ब्रिटेन की जो तैयार माल था, जो अलग अलग आविष्कार हुए थे वो वहाँ पर दिखाए गए थे, टू शो द ग्लोरी ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन की हैप्पीनेस और ग्लोरी को दिखाने के लिए। नेक्स्ट है सोशल इंजस्टिस, क्योंकि समाज में जो रिच लोग थे वो रिच हो रहे थे क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, और जो गरीब थे वो गरीब हो रहे थे। इसी कारण समाज में इंजस्टिस, पॉवर्टी, ये सभी डिस्क्रिमिनेशन, ये सभी चीज़ें भी समझ के अंदर आ गई थी, जिससे जो पोएट्स थे, वहाँ के जो राइटर्स थे वो इंस्पायर्ड हुए। सोशल लिंग्विस्टिक इंजस्टिस ड्यू टू वर्किंग कंडीशन ऑफ पुअर पीपल, चार्ल्स डिकेंस, एलिजाबेथ गास्केल टॉक्ड अबाउट द सोशल कंडीशन ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो सोशल कंडीशन के बारे में बताया है नॉवेल्स में, पोइट्री में, वो है पुअर्स की सफरिंग, और चार्ल्स डिकेंस और गॉस्केल सबसे इम्पोर्टेंट नेम्स हैं इनको बयां करने में, समाज की दशा दिखाने में। नेक्स्ट पॉइंट इज़ चार्टिज़म। चार्टिज़म एक मूवमेंट था जो वर्किंग क्लास ने किया था 1838 से 1848 में, ताकि जो वर्किंग क्लास है, जो वर्कर्स हैं, उनकी कंडीशन है वो अच्छी की जाए, क्योंकि इन जो ये वर्कर्स थे कंपनियों में इनके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया जाता था और इनकी कंडीशन भी बहुत बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत ख़राब हो चुकी थी उस टाइम पे, क्योंकि जो बड़े बड़े कारखाने के जो उद्योगपति थे वो क्या करते थे, ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए इन्हें कम से कम फैसिलिटी दिया करते थे। द वर्किंग क्लास पीपल डिमांडेड सम चेंजेस, राइट टू वोट, इक्वल इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट, एनुअल इलेक्टेड पार्लियामेंट। तो ये सभी जो डिमांड थी ये इन्होंने रखी, जिसमें उनका इक्वल के लिए कहा कि सबको इक्वली ट्रीट किया जाए गवर्नमेंट के द्वारा, और उन्हें राइट दिया जाए वोट डालने के लिए। ये सभी चीज़ें हुई।
नेक्स्ट इज़ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इस टाइम पे लोगों का जो इंटेलेक्चुअल था, जो मानसिक बुद्धि थी, उसमें भी डेवलपमेंट हुई। और उसका कारण था कि जो चार्ल्स डार्विन थे, उनकी जो एक रचना थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़, इसने जो पब्लिश हुई 1859 में, इसने पूरे समाज में एक तहलका मचा दिया था। यानी कि लोग अब इस बुक से इतने इंस्पायर हुए थे तो कि उन्होंने चर्च पर आवाज़ उठाना, उनसे क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था। और लोगों का बिलीफ भी कम हो गया था रिलीजन से। इसके बाद जो लोग थे वो एकदम मैं कहूँ तो एक्सपेरिमेंट पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, और जो बिलीफ था उस पर वो कम ध्यान दे रहे थे। यानी बिलीफ और रीज़न में एक कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया था। नेक्स्ट इज़ लिटरेरी फीचर। इस एज में जो लिटरेरी फीचर थे सबसे ज़्यादा, वो था आपका सोशल प्रॉब्लम, नॉवेल्स में जो थी। और चार्ल्स डिकेंस और एलिजाबेथ गॉस्केल, इनके जो नॉवेल्स है इसमें सबसे ज़्यादा यही मिलता है, सोशल प्रॉब्लम्स और कंडीशन ऑफ इंग्लैंड के बारे में बताया हुआ है। नेक्स्ट जो फीचर है वो है विक्टोरियन मॉरलिटी एंड रिवोल्ट। यानी कि इस एज के जो जितने भी राइटर्स थे वो एक्चुअली मेडिवल की तरफ जा रहे थे। यानी कि जो मॉडर्निज्म हो रहा था, जो समाज चेंज हो रहा था, वो जो राइटर्स थे कहीं ना कहीं से पसंद नहीं कर रहे थे। इसलिए वो जो क्लासिकल थीम्स थी, जो पुराने समय की जो यादें थी, उनको वो अपनी थीम बनाकर लिखा करते थे। और उनकी जो थीम्स होती थी, उनके जो वर्क्स होते थे, उसमें मोरलिटी होती थी, रिलीजन का एक ट्विस्ट होता था। लेकिन कुछ राइटर्स ने इन्हें मैं कहूँ क्रिटिसाइज़ भी किया था, जैसे कि आपका थॉमस कार्लाइल, मैथ्यू आर्नोल्ड एंड विलियम मेकपीस थाकरे। और टेनिसन थे, वो विक्टोरियन एज की सबसे इम्पोर्टेंट फिगर थी जिन्होंने मोरलिटी से रिलेटेड अपने वर्क्स में लिखा हुआ है। नेक्स्ट फीचर इन्फ्लुएंस ऑफ साइंस एंड रिलीजन। जो वर्क्स है यहाँ के राइटर का, वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे साइंस से और रिलीजन से। कुछ लोग जो मॉडर्न में साइंस आ रही थी, नई टेक्नोलॉजी आ रही थी, उसके बारे में इन्फ्लुएंस हुए। और कुछ लोग जो मॉडर्निज्म को पसंद नहीं कर रहे थे, वो रिलीजन से रिलेटेड लिख रहे थे। डार्विन्स ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इन्फ्लुएंस किया था टेनिसन और आर्नोल्ड को, सबसे ज़्यादा किया था उन्होंने। फिर ऑक्सफोर्ड मूवमेंट होता है, ये रिलीजन के खिलाफ होता है, जिसमें जो रूल्स होते हैं चर्च के, उसके मानने और ना मानने के ऊपर ये जो है ना मूवमेंट हुआ था। तो लोग इससे भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे, द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट से। नेक्स्ट है नोवेल बिकेम द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ लिटरेचर। इस पीरियड में सबसे ज़्यादा फेमस जो वर्क्स माना जाता है, जो सबसे ज़्यादा फेमस ये एज मानी जाती है, वो मानी जाती है नॉवेल्स के लिए। क्योंकि इसमें एक तो ये हुआ कि प्रिंटिंग प्रेस आ गई थी, दूसरा जो पेपर की छपाई होती है वो चीपर रुपए में हो गई थी, यानी कि चीपर हो गई थी, सस्ती हो गई थी। और रीडर्स बढ़ रहे थे लगातार, क्योंकि इस मॉडर्न एज में एजुकेशन बढ़ रहा था, तो ऑब्वियसली रीडर्स बढ़ेंगे। तो इसीलिए जो नॉवेल्स थे वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुए इसमें। अब हम इसके फेमस पोइट्स की बात करते हैं, तो सबसे पहला नाम आता है एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ये जो टेनिसन की रचनाएं थी, वर्क्स था, वो सबसे ज़्यादा इंस्पायर होकर लिखी गई हैं किंग अर्थर और होमर्स इलियड एंड ओडेसीज। उनका मोस्ट सब्जेक्ट मैटर रहा है पोएम्स के लिए। और उनके मेजर वर्क्स में आते हैं लोटस ईटर्स, ओलेसिस, लेडी ऑफ शैलट, पैलेस ऑफ आर्ट, इन मेमोरियन, इडलस ऑफ द किंग। नेक्स्ट आते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग। फ्रेंड्स, रॉबर्ट ब्राउनिंग एक बहुत अच्छे राइटर थे इस एज के, और वो भी कहीं ना कहीं रिलीजन से भी कनेक्टेड थे। मोरलिटी उनके प्लेस में दिखाई देती थी, और समाज के जो रियलिटी दिखाई दे रही थी उसके बारे में वो कटाक्ष करते थे, उसके बारे में बताते थे, समाज के अंदर जो बुराइयाँ थी। वो सबसे ज़्यादा फेमस थी ड्रामेटिक मोनोलॉग्यूज के लिए। उनकी जो फेमस वर्क्स है उसमें पोरफेरियस लवर, सोरडेलो, बेल्स एंड पोमिग्रेनेट, ड्रामेटिक रोमांस एंड लिरिक्स, मैन एंड वुमेन एंड ड्रामेटिक पर्सोना।
नेक्स्ट जो राइटर हैं ये एक लेडी है, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। ये ब्राउनिंग की वाइफ थी और उनका जो फेमस वर्क था वो क्राई ऑफ द चिल्ड्रन एंड सोनेट फ्रॉम पोर्टुगीज, ये इनके फेमस वर्क थे। नेक्स्ट आता है मैथ्यू आर्नोल्ड। फ्रेंड्स, मैथ्यू आर्नोल्ड की पॉपुलर पोइम्स थी डोवर बीच, एम्बेडेड ऑन एटना, द स्कॉलर, जिप्सी, और उनके पॉपुलर क्रिटिकल वर्क्स भी थे। उन्होंने क्रिटिकल वर्क्स भी लिखे थे, ऐसे इन क्रिटिसिज्म, कल्चरल एंड एनार्की, लिटरेचर एंड डॉगमा। नेक्स्ट आती है क्रिस्टीना जॉर्जिना रोजेटी, जो कि सिस्टर थी डीजी रोजेटी की, जो कि एक बहुत बड़े पोएट थे, आर्टिस्ट भी थे और प्री राफेलाइट ब्रदरहुड के एक बहुत अच्छे सदस्य थे। हर मोस्ट फेमस पोएम इज़ गॉबलिन मार्केट। सबसे जो फेमस वर्क है इनका वो गॉबलिन मार्केट है। और इसके जो फेमस नॉवलिस्ट हैं उसमें सबसे पहला नाम आता है चार्ल्स डिकेन का, जिन्होंने बहुत सारी अच्छी रचनाएं लिखी हैं और इस एज में ओलिवर ट्विस्ट, क्रिसमस कैरॉल, डेविड कॉपरफील्ड, हार्ड टाइम्स, टेल ऑफ टू सिटीज़ एंड ग्रेट एक्सपेक्टेशन। नेक्स्ट है जॉर्ज इलियट। फ्रेंड्स, जॉर्ज इलियट एक लेडी थी और उनका रियल नाम था मैरी एन इवंस। उनके फेमस वर्क्स थे एडम बीट, मिल ऑफ द फ्लैश, सिलास मैरिनर एंड मिडल मार्च। हमारा जो वर्क आता है वो है शार्लोट ब्रॉन्टी का, रोट अंडर द पेन नेम ऑफ करर बेल। उनकी फेमस जो वर्क्स थे वह है जेन आयर एंड विलेटी। नेक्स्ट हमारी राइटर आती हैं एमिली ब्रॉन्टी। एमिली ब्रॉन्टी नेम राइट अंडर द बैन नेम ऑफ एलिस बेल, और ये एमिली ब्रॉन्टी ये शार्लोट ब्रॉन्टी की बहन है और उनका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट नॉवल है वो है वुदरिंग हाइट्स। नेक्स्ट इन्हीं की एक सिस्टर और है एनी ब्रॉन्टी। इन्होंने भी एक्टन बैन के नाम के अंडर काम किया है, यानी कि इस पेन नाम के अंडर इन्होंने रचनाएं लिखी हैं अपनी, एक्टन बेल। और उनका फेमस जो वर्क है, उनका फेमस नॉवल है एग्नेस ग्रे। हमारे नॉवलिस्ट हैं वो हैं थॉमस हार्डी, और उनकी जो नॉवेल्स हैं वो सेमी फिक्शनल रीजन यानी वेसेक्स से कनेक्ट करती हैं। और उनकी मुख्य रचनाएं हैं फार फ्रॉम मेडलिंग क्राउड, मेयर ऑफ द कास्टर ब्रिज, टेस ऑफ डर्बरवाइल, जूड ऑफ ऑब्सक्यूर। नेक्स्ट आता है ल्यूइस कैरोल। इनका रियल नेम था चार्ल्स लिटविच डॉडगॉसन, और उनका फेमस जो बुक उन्होंने लिखी थी अलाइस इन द वंडरलैंड। नेक्स्ट आता है आर्थर कोनन डॉयल, और इन्होंने 4 नॉवेल्स एंड 56 शॉर्ट स्टोरी लिखी है, और वो भी शेरलॉक होम्स की। नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रोस राइटर। इसमें सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो नाम है वह थॉमस कार्लाइल। प्रोस राइटर में थॉमस कार्लाइल, और उन्होंने कंडीशन ऑफ इंग्लैंड ये टर्म कॉइन की थी, यानी एक टर्म को इन्वेंट किया था, कंडीशन ऑफ इंग्लैंड। और उनका सबसे मेजर वर्क है स्टार्टर रिजार्टस। नेक्स्ट इज थॉमस बेबिंगटन मैकाउले। ये ब्रिटिश हिस्टोरियन थे। इन्होंने मिनट ऑन द इंडियन एजुकेशन लिखा है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड के बारे में भी उन्होंने लिखा है, फ्रॉम द एसेसन ऑफ जेम्स सेकंड एंड एसेज ऑन मिल्टन। मिल्टन के ऊपर भी उन्होंने काफ़ी ऐसे लिखे हैं थॉमस बेबिंगटन मैकाउले ने। नेक्स्ट जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्ले राइट है वो है ऑस्कर वाइल्ड। फ्रेंड्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और क्योंकि इनकी रचनाएं बहुत फेमस हैं। ये एक इरिश थे और बहुत अच्छे प्ले राइटर थे। इनकी फेमस रचनाएं में हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, A Woman of No Importance, Salome and Lady Winder Mary's Fan। इन्होंने एक और फेमस नॉवल लिखा है पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे। इसके अलावा भी कई और राइटर हैं, वैसे इतने फेमस नहीं है, लेकिन इस एज के कई और प्ले राइटर भी हैं, जैसे कि आर्थर विंग पेनेरो, जिन्होंने द स्क्वेयर, द सेकंड मिसेस टैंक्वेरी लिखा है। नेक्स्ट है डैंडी डिक, जिन्होंने द मजिस्ट्रेट, थीम्स ऑफ सोशल स्कैंडल लिखा है।
नेक्स्ट है डॉगलस जेरोल्ड, इन्होंने अ जर्नलिस्ट एथनियम पंच लिखा है। द म्यूटिनी एट नोरा मार्थिया विलियस, द फैक्ट्री गर्ल, मेलोड्रामा नॉट सो सक्सेसफुल हुई, ये सक्सेसफुल नहीं थी। इसके बाद उन्होंने ड्रामेटिक ऑथर सोसाइटी को फाउंड किया 1833 में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है हेनरी आर्थर जोन्स, ये बहुत अच्छे ड्रामेटिस्ट थे और उनकी फेमस रचनाओं में थी द लेयर्स, मिसेस डेन्स डिफेंस। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये आपका विक्टोरियन एज ख़त्म होता है। या आपको कैसी लगी मेरी वीडियो, प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और से अच्छी आपके लिए मैं वीडियो बना पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।